इंडस वैली सिविलाइजेशन के मुताले के बाद हम आगे बढ़ते हैं। वो हिंदुस्तान में एक नए गिरोह की आमद होती है। तो ऐसा नहीं है कि जवाल के फौरन बाद उसकी आमद हो गई, कई सदियां बीत गई इंडस वैली सिविलाइजेशन के जवाल के। उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए गिरोह की आमद होती है जिसको हम आर्यंस कहते हैं। मतलब इंडो आर्यन का जो कंसेप्ट है कि वो हिंदुस्तान में आए, उसके बारे में हमने कब जाना। हिंदुस्तानी तारीख कहीं पे लिखी हुई नहीं है, खास करके 2000 साल 1500 साल कब्ल मसीह की। तो ये सब चीजें जो है कई बुनियादों पर कही जाती है, रिसर्चर्स कहते हैं। इसमें लिंग्विस्टिक बुनियादें होती हैं, उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती है, उसके अलावा मतलब जीनियोलॉजी या फिर जेनेटिक्स की स्टडी होती है। कई बुनियादों पर ये चीजें कही जाती हैं कि ये गिरोह यहाँ से यहाँ हिजरत किया। इस पर भी हमने तफसील से गुफ्तगू की अपने लेक्चर्स में। तो बहरहाल आर्य जो है वो सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान आए, और इसके बारे में लोगों ने 18वीं सदी से लिखना शुरू किया, और 19वीं सदी तक जाते जाते ये थ्योरी काफी स्ट्रांग हो गई, और आज तक लोग इसको मानते हैं। और इसके रद्द में कोई बहुत मजबूत दलील अभी तक पेश नहीं की जा सकी है कि आर्य हिंदुस्तान में आए। उसके फेवर में जो दलाइल हैं वो काफी मजबूत हैं, और इसको रिफ्यूट करने के लिए जो दलाइल दिए जाते हैं वो बहुत ही कमजोर किस्म के हैं। मौर्रिखीन उसको कबूल नहीं करते हैं। हाँ, पॉलिटिकल एजेंडा जिनका हो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो या फिर बायसेस हो, उसकी बुनियाद पर कोई चीज कबूल और रद्द की जाए वो एक अलग बात है। लेकिन इल्मी बुनियाद पर आज तक कोई इसको रद्द नहीं कर सका है। तो आर्यों के बारे में कहा जाता है कि ये जो कैस्पियन सी और ब्लैक सी है उस इलाकों से निकले और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए, और इनकी कई जबानें थी। उन जबानों में एक जबान इंडो ईरानियन थी, जिसकी दो ब्रांचेज आप कह सकते हैं। एक तो ईरानियन ब्रांच है, दूसरे वैदिक ब्रांच है। तो वैदिक ब्रांच से निकलने वाली कई जबान है जिसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी वगैरह है। ईरानी जबान है जिससे पर्शियन, कुर्द, अफगानिस्तान की जो जबान है पश्तो, ये सब जबान जो है वो से निकली है। तो आज किस तरह से हिंदुस्तान में आए, तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एशिया होते हुए पहले वो अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान का इलाका जो था, तो एक गिरोह समझिए वहीं पर रह गया और आसपास फैल गया, और दूसरा गिरोह हिंदुस्तान की तरफ चला आया। अब ये लोग जब हिजरत करने के बाद दाखिल हुए तो यहाँ के मकामी लोगों से उनकी झड़प हुई। उसके बारे में आप देखिए कि आरती मजूमदार साहब जो काफी मशहूर मौर्रिख हैं वो क्या लिखते हैं। अफगानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश हुए द्रविड़ ने स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी शक्ति से इनका प्रतिरोध किया, और दीर्घ काल तक दोनों जातियों में भीषण संघर्ष होता रहा। यह युद्ध केवल दो जातियों का नहीं बल्कि दो संस्कृतियों का भी युद्ध था। द्रविड़ों को अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं से इस युद्ध की भीषणता का पता चलता है, किंतु द्रविड़ों का यह सारा प्रयत्न निष्फल रहा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत की सुखद भूमि पर पीढ़ियों से जन्मे और पलने वाले लोग उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से समय समय पर इस देश में आने वाले नए कठोर पर्वतीय लोगों के सम्मुख नहीं ठहर सके। द्रविड़ भी इसके अपवाद न थे। वे बड़ी वीरता से लड़े और अनेक युद्ध क्षेत्रों में सैकड़ों हजारों की तादाद में कट मरे, किंतु अंतोगत्वा उन्हें आक्रामकों के सम्मुख घुटने टेक देने पड़े। आर्यों ने उनके महल और नगर विध्वस्त कर दिए, मकानों को जला डाला और कितनों को अपना दास बना लिया। इस बड़े परिश्रम से मिली विजय के फलस्वरूप आर्यों का धीरे धीरे समस्त पंजाब पर अधिकार हो गया, और अंतोगत्वा उन्होंने उत्तर भारत का अधिकांश भाग जीत लिया। पराजित मूल निवासियों द्रविड़ों और उनके पूर्ववर्ती निवासियों के अवशेषों में अधिकांश ने आत्मसमर्पण कर दिया और दास बन गए, किंतु बहुत से द्रविड़ों ने दक्षिण जाकर शरण ली, और आज उनके वंशज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम नामक जबानें बोलते हैं। कुछ अन्य जातियां उत्तर, दक्षिण और पूरब की ओर चली गई और पर्वतों तथा जंगलों में अपना कठोर जीवन व्यतीत करने लगी। उनके वंशज कोल, भील, गोंड और हिमालय की अनेक जातियां आज भी उन पहाड़ों पर है जहां 4000 वर्ष पूर्व आर्यों ने उनके पूर्वजों को धकेल दिया था। आरती मजूमदार साहब ये कह रहे हैं कि आर्य जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो जाहिर है उनकी जंग हुई। जंग जो है वो द्रविड़ों से हुई, और दूसरे जो मकामी लोग थे उनसे जंग हुई। जंग का नतीजा बहुत भयानक रहा। बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया, बाकी लोगों को गुलाम बना लिया गया, और जो बच सके वो भाग करके साउथ इंडिया चले गए या जंगलों और पहाड़ों में रहने लगे। आर्यों के आने के बाद हिंदुस्तान में जो दौर शुरू होता है वो वैदिक दौर कहलाता है। वैदिक दौर को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो है वो ऋग्वेद का दौर है, और बाद का जो दौर है दूसरे वेदों का दौर है। पूर्व वैदिक काल में
आप ये समझ लीजिए कि आर्य जो है हिंदुस्तान, अफगानिस्तान से हिंदुस्तान, पहले अफगानिस्तान में दाखिल हुए, फिर हिंदुस्तान में दाखिल हुए, हिंदुस्तान में पहले पंजाब में दाखिल हुए। तो ये दौर जो है वो आर्यों का ऋग्वेद वाला दौर है। और बाद का जो दौर है उत्तर वैदिक काल, वो गंगा के मैदानी इलाकों में दाखिल होने का दौर है। तो नॉर्थ वेस्टर्न इलाका जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में था, और जो गंगा का इलाका है वो लेट वैदिक जोन कहलाता है। उस दौर के समाज के बारे में अगर बात की जाए, उस दौर का समाज जो था उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो आर्य थे और दूसरे दास दस्यु या फिर दूसरे लोग थे। तो आर्य में ब्राह्मण, राजन और वैश्य थे। राजन जो बाद में क्षत्रिय कहलाने लगे, और जो दास दस्यु वगैरह थे वो शूद्र बन गए। अच्छा, उस दौर के बारे में बहुत सारी बातें भी कही जाती हैं कि उस दौर में हिंदुस्तान जो था वो विश्व गुरु था। तमाम उलूम जो थे वो लोगों को दस्तयाब थे, बड़े बड़े साइंसी कारनामे लोगों ने किए। तो ये सब बातें तो मुबालगा आराई हैं और इनकी कोई बुनियाद नहीं है। उस दौर की जो एलिमेंट्री नॉलेज है साइंस के, मेडिकल वगैरह के, वो लोगों के पास थे। और ये कहना कि तमाम उलूम जो थे वो वैदिक काल में हिंदुस्तान में, तो ये सब बातें साबित नहीं हैं। और साथ ही ये दावे भी कि संस्कृत जो है दुनिया की कदीम तरीन जबान है, इस दावे की भी कोई हकीकत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। वैदिक दौर के इख्तिताम के वक्त वो हिंदुस्तान में महाजनपद का दौर हुआ। तो महाजनपद में 16 महाजनपद मशहूर हैं जिनका तारीख में तज़किरा मिलता है, जिसमें मेनली गंगा के आसपास के इलाके में, यूपी और बिहार के इलाके में का इलाका उनका इलाका है। उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में भी ये थे। और कुछ लोग तो नर्मदा नदी क्रॉस करके वो दक्षिण की तरफ भी चले गए थे, लेकिन मेनली जो उनकी आबादी थी वो नॉर्थ इंडिया में ही थी और यही उनकी हुकूमत थी। जो महाजनपद थे उसमें से जो मगध का महाजनपद था वो धीरे धीरे प्रोमिनेंट होने लगा, और उसने आसपास के महाजनपदों को हड़प लिया और फिर उन पर कब्जा कर लिया। और मगध के इलाके को कई सारी जोग्राफियाई सहूलियात भी मुहैया थी, जैसे कि ये गंगा नदी के किनारे में आबाद था, और दीगर भी कई जोग्राफियाई वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर ये धीरे धीरे तरक्की करता रहा और आसपास के महाजनपदों को हड़प करके एक बड़ा एम्पायर बन गया। तो इसकी जो तारीख है वो ये है कि 6ठी सदी कब्ल मसीह के आसपास इसकी शुरुआत हुई, और मौर्य अंपायर के दौर तक ये अपने उरूज को पहुंच गया। इसका जो सबसे पुराना और बड़ा फिगर कह सकते हैं वो बिंबिसार था। बिंबिसार ने डिप्लोमेसी के जरिए से और जंग के जरिए से अपनी हुकूमत को वसअत दी और आसपास के इलाकों को फतह किया, और जिन इलाकों को फतह नहीं कर सकता था उनसे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम किए। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था, जो पॉलिटिकली बहुत श्रीउड था, और उसने भी अपने बाप के काम को आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि इसने अपने बाप का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया, और उसके बाद हुकूमत उसने हड़प लिया, और हुकूमत हड़पने के बाद फिर इसने एग्रेशन की पॉलिसी अपनाई, और समझिए कि नॉर्थ इंडिया का बड़ा इलाका इसने जीत लिया गंगा के आसपास का। अजातशत्रु वगैरह जो थे, उसके बाद एक अहम नाम महापद्म नंद का आता है। तो महापद्म नंद के बारे में कहा जाता है कि ये लोअर कास्ट से था। जो शिशुनाग डायनेस्टी थी उसका जो आखिरी राजा था वो थोड़ा कमजोर था। तो ये जो महापद्म नंद था उसके ताल्लुकात आखिरी बादशाह की बीवी से कायम हुए, और इश्क आशिकी का दौर चला। उसके बाद उसके साथ मिल करके उसने बादशाह को कत्ल कर दिया, और फिर उसने जो है जितनी भी रूलिंग डायनेस्टी थी उसके अफराद का कत्लेआम किया, और फिर सत्ता पे हथिया लिया। तो उस दौर तक की जो है सबसे पावरफुल हुकूमत जो थी वो नंद की हुकूमत थी, जिसकी कैपिटल जो है समझ लीजिए कि पाटलिपुत्रा का इलाका या पटना का इलाका जो है वही उनकी कैपिटल थी, जो बाद में मौर्यों की भी कैपिटल रही है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट का इलाका भी अहमियत का हामिल है कि नॉर्थ वेस्ट का इलाका जो था उससे दुनिया के दूसरे इलाकों का ताल्लुक था। आपको पता होगा कि जो ईरान की साइरस की हुकूमत थी वो 6ठी सदी कब्ल मसीह में कायम हो चुकी थी, और उसने इन इलाकों पर हमला करके इन इलाकों को जीत लिया। और उसके बाद सिकंदर की भी जो आमद हुई है वो इन इलाकों में हुई है। इस इलाके में दो हुकूमतें मजबूत थी, तक्षशिला की हुकूमत और पोरस की हुकूमत। तो पहले तो ये सिंध के आसपास का इलाका ईरानियों की हुकूमत में रहा। उसके बाद सिकंदर ने हमला करके इन इलाकों को जीता, लेकिन उसकी जो फतह थी वो पायदार साबित नहीं हुई। सिकंदर वापस चला गया। सिकंदर का इन इलाकों के लोगों से झगड़ा हुआ। सिकंदर के वापस जाने के बाद फिर से ये इलाके आजाद हो गए।